गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सारे अच्छे हैं भाई। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि यूपी एंड राजस्थान बोर्ड के एग्जाम है। बहुत बच्चों ने बोला कि मैम हमारे एग्जाम में एक वन शॉट रिवीजन सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस का जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास उसी के लिए होगी। तो यूपी एंड राजस्थान वाले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आज की क्लास को पूरा देख लिया बायोलॉजी की, आपका बायो का पेपर कहीं से कहीं तक नहीं, इससे बाहर का आने वाला कहीं से। ठीक है, जितना आप कर लोगे यही आपको एग्जाम में मिलने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव से लेकर आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सब क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। स्टार्ट करेंगे भाई एक बार चैप्टर से, तो एक बार चैप्टर देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ चैप्टर्स की, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये सारे के सारे चैप्टर आपके बायो के होते हैं। जैव प्रक्रम की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है ये यूपी एंड राजस्थान दोनों में आ रहा है। नियंत्रण एवं समन्वय जो है ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड में है। उसी के साथ अगर मैं जीव जनन की बात करती हूँ, ये यूपी में तो आ रहा है लेकिन राजस्थान में ये नहीं आ रहा है, और यूपी वाले में नियंत्रण एवं समन्वय भी नहीं आ रहा है, और बाकी चैप्टर आपके सबके सेम है। फर्स्ट वाला चैप्टर गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम बहुत ही पास है, ठीक है, तो रिवीजन आज की क्लास में बहुत अच्छे से हो जाएगा तुम लोगों का। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। क्या भाई अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं बेटा, वापस बोल रही हूँ, जिसने पूरी क्लास को देख लिया बायो का पेपर रेडी हो जाएगा बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन एक भी तुम्हें बाहर से नहीं मिलने वाला है। तो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, कैसे होते हैं भाई, बिल्कुल स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। और जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो कौन होता है, स्वपोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो पाया जाता है हरित लवक में। होता क्या है कि पौधा जो होता है, पौधे में जो पत्ती होती है उस पत्ती में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल के कण होते हैं। किसके कण होते हैं, क्लोरोफिल के कण होते हैं। और क्लोरोफिल याद रखिएगा एक प्रकार का वर्णक है जो पौधे को क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। क्लियर है। और साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा आती है उसको अवशोषित करता है और रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है, क्लोरोफिल बदल रहा है। एक एक पॉइंट याद रखना, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसका आंसर वो भी, और वहां से अगर कोई क्वेश्चन निकल रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, सिंपल सा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो भाई प्रकाश आपका जो संश्लेषण होता है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए जो जरूरी गैस होती है वो होती है हमारी कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि भाई ये जरूरी है पौधे का भोज्य पदार्थ बनाने के लिए, यानी कि ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। प्रकाश ऊर्जा जिसको हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण। इसी क्रिया के दौरान क्या होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बेटा आज की 1 घंटे की क्लास में सोचो पूरी बायो रिवाइज हो रही है सिर्फ 1 घंटे की क्लास में, और क्या चाहिए यार। यही तो हमें चाहिए होता है कि भाई कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को पढ़े। तो आज की क्लास में वही चीज आपको मिलने वाली है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से भाई कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना होगी। पहले बोल रहे हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये तो बाद में होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में ऑप्शन नो। सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या करेगा, उस प्रकाश ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा को अवशोषित करेगा। भाई बाकी चीजें तो बाद में होगी। अगर इससे पहले हमें ये होता ना कि सूर्य का प्रकाश आएगा तो हम उस पर टिक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कहां पर, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जो निर्माण होता है बेटा वो कहां होता है, पत्ती में। क्यों? क्योंकि यहीं पे हरित लवक मिलता है, और हरित लवक क्या है, पौधे का रसोई घर, किचन, है ना। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन किससे निकल रही है? बिल्कुल भाई जल, याद रखिएगा H2O। इसके अपघटन से क्या होता है, O2 जो होती है वो बाहर निकलती है, यानी कि जल कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पर। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, कौन से प्रक्रम के द्वारा करते हैं? तो बिल्कुल पादप जो शुद्ध करते हैं बेटा वो होता है किसके जरिए, प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि वो तो जल को वाष्प के रूप में बनाने वाली एक क्रिया है ना। श्वसन भी नहीं होगा, ना ही प्रजनन। देखो श्वसन क्यों नहीं है, क्योंकि पौधे दिन के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, लेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, लेकिन वो रात को ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण, अब सोचो इस दौरान वो CO2 को ले रहे हैं जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, और O2 निकाल रहे हैं जो क्या कर रही है, वायुमंडल को शुद्ध कर रही है, वातावरण को भी शुद्ध कर रही है। तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, भाई कौन वायु को शुद्ध करते हैं, यानी कौन सी क्रिया के जरिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए, क्योंकि इस दौरान वो CO2 को ग्रहण करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, बेटा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में, इंग्लिश में बोले साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर, राइबोसोम थोड़ी ना हो जाएगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही अंतर्द्रव्य जालिका। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के स्ट्रोमा में, बेटा हरित लवक जो होता है वहां पर दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक ग्रेना पाई जाती है, एक पाई जाती है स्ट्रोमा। ये ग्रेना और जो स्ट्रोमा यहाँ पर मिल रही है, ग्रेना में होती है बेटा आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, एक स्ट्रोमा में जो होती है वो होती है आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया। ओके, कौन सी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब यहां पर किसमें पूछा है, स्ट्रोमा में, तो भाई स्ट्रोमा में कौन सी हो रही है, अप्रकाशीय, यानी कि यहाँ पे हमें सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, लाल ग्रंथि से निकलने वाला, भाई लाल ग्रंथि से क्या निकलता है, ध्यान से सुनो, लाल ग्रंथि, ठीक है, किसका श्रावण होता है लाल ग्रंथि से, बिल्कुल लार का श्रावण होता है। तो भाई एंजाइम वो तो लार के अंदर पाया जाता है ना, लाल ग्रंथि तो बच्चा लार को निकाल रही है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट करते हुए चलना और देखना है, आंसर पता है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, पता है तो, पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं वापस बोल रही हूँ। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, लार में कौन सा एंजाइम, अब पूछ रहे हैं एंजाइम कौन सा पाया जाता है, अब हम बोलेंगे टॉयलिन एंजाइम, सिंपल, आंसर नंबर ए। और याद रखना मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो चीज हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घास खाने वाले प्राणियों की शुद्रांत्र, शुद्रांत्र होता है भाई छोटी आंत, ठीक, क्या होता है, छोटी आंत होता है। तो भाई यहाँ पर अब सोचो घास खाने वाले, यानी कि उन्हें सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, जिसकी वजह से उनकी जो छोटी आंत होती है, शुद्रांत होती है, वो कैसी होती है, लंबी होती है। बाकी ऑप्शंस यहाँ गलत। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर अमाशय के भीतरी स्तर की, सोचो ये हमारा स्टमक है। अब तेजाब की अगर हम बात कर रहे हैं भाई, कितना खतरनाक होता है, जल सकता है हाथ। अब ये तो हमारे स्टमक के अंदर है, तो इस वाली जगह की ये जो अस्तर है, आंतरिक अस्तर, तो इस आंतरिक अस्तर की ये जो अंदर वाला हिस्सा ना बच्चा, इसकी रक्षा किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। कौन करता है, श्लेष्मा, जिसको हम म्यूकस भी कहते हैं। ठीक है, पेप्सिन तो एंजाइम है, एमाइलेज भी, पितरस भी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पितरस प्राप्त करता है, बिल्कुल यकृत। कहाँ, याद करो, छोटी आंत जिसको हम शुद्रांत्र कहते हैं, तीन भाग, ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम। ड्यूडिनम में क्या पढ़ते हैं, यकृत और अग्नाशय, तो भाई किसका, छोटी आंत का भाग है। बिल्कुल टाइम, अब ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटे में हम पूरी बायो को रिवाइज कर लेंगे। क्यों भाई, अगर मैं बात करूं भाई, एग्जाम पास में ही है, ठीक है, मुश्किल से आपके पास अब तो 1 दिन में, कल आपका पेपर है, तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। राजस्थान का उनके अगले दिन है, तो अच्छे से दोनों बच्चे पढ़ो प्लीज, जितने भी यूपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, क्लियर। और अब तो जल्दी जल्दी आंसर देना, रिवाइज करना है कि क्या है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बिल्कुल बेटा, यकृत ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? तो अम्लीय वातावरण में कौन सा बेटा? पेप्सिन। ये याद रखना, ये तभी काम करेगा जब इसको अम्लीय वातावरण मिलेगा, और अम्लीय वातावरण कौन देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। ठीक है, तो कौन काम करता है? पेप्सिन। और याद रखना ये करता है प्रोटीन का पाचन। ओके, आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत जो है भाई वो किस रस को स्रावित करता है? तो भाई यकृत जो है भाई वो हमारे पित्त रस को स्रावित करता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अग्नाशय रस किसके पाचन में? तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो लिख रहा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो बिल्कुल अग्नाशय रस में आपके 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ये पता होना चाहिए कि कौन किसका कर रहा है। 3 एंजाइम कौन से होते हैं? एक होता है बेटा आपका एमाइलेज, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है यहाँ पे ट्रिप्सिन, ठीक, और एक होता है नंबर तीसरे पे आपका लाइपेज, ठीक है। तो एमाइलेज जो होता है भाई वो किसको कर रहा है? एमाइलेज हमारा करता है भाई कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन हमारा करता है प्रोटीन को, एंड लाइपेज हमारा करता है वसा को। तो भाई तीनों ही कर रहे हैं, फिर हम इनको क्यों बोलेंगे? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिएप्सिन एंजाइम कार्य करता है किस पर? स्ट्रिएप्सिन लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम है। किसका? लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम। तो भाई यहाँ पर किस पर कार्य करेगा? सिंपल, लाइपेज किस पर करता है? वसा पर करता है। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? तो बिल्कुल भाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? लैक्टिक अम्ल। तो बच्चा जब लैक्टिक अम्ल जो होता है ये हमारी बॉडी में मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है ना, तो उससे ऐंठन आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, मानव में श्वसन वर्णक कौन है? तो बच्चा श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्यों होता है हीमोग्लोबिन? क्योंकि ये क्या करता है हीमोग्लोबिन भाई? ये जो है हीमोग्लोबिन, ध्यान से सुनना, क्या काम कर रहा है? O2 को हमारे शरीर की कोशिका में पहुंचाएगा, क्योंकि भाई CO2 हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट है, बेकार पदार्थ है बेटा। तो CO2 को क्या करना होता है? शरीर से बाहर निकालना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ गलत, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है? भाई फेफड़ों से कौन सी गैस अलग होगी? सोचो हमारी बॉडी के लिए कौन वेस्ट है? CO2। O2 तो चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है बेटा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऐसे ट्राइफॉस्फेट? नो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही, आंसर बी। और एटीपी होते क्या है? बहुत ही उच्च ऊर्जा के क्या होते हैं? अणु होते हैं, और हमारे शरीर में ऊर्जा किस फॉर्म में मिल रही है? एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है बेटा। फुफ्फुस धमनी यही वो एक ऐसी धमनी है जिसमें क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। अब सोचो अशुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा? शुद्ध होने फेफड़ों में। फेफड़े तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देते हैं। तो बस आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिर्फ बोला, याद रखना है 120 और 80 को। तो 120 mmHg, जहां पे Hg क्या होता है? पारा। नेक्स्ट, अनुशीतलन, तो अनुशीतलन जो होता है वो होता है हमारा 80 mmHg, यानी कि आंसर डी। बेटा फटाफट से ऑब्जेक्टिव खत्म करके हमें आगे ही बढ़ना है। सारी चीजें रिवाइज करा दूंगी आपको बहुत कम समय में, है ना। तो फटाफट अगर आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, दे पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। मैं ट्राई कर रही हूँ आप जल्दी जल्दी दो। क्यों ऐसा रिवाइज करवा रही हूँ जल्दी जल्दी बेटा? क्योंकि अगर आप बैठोगे पढ़ने बहुत लंबे 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 समय तक, तो इतना लंबा टाइम कैसे लगाएंगे हम लोग, है ना। अभी हम 1 घंटे में पूरा बायोलॉजी रिवाइज कर लेंगे, सोचो पूरी की पूरी बायो पढ़ लेंगे हम तो इतने कम समय में, और कुछ बाहर से भी नहीं आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, वायवीय श्वसन प्रक्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन होता है। कैसे भाई? वायवीय श्वसन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन। तो वायवीय श्वसन किस में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। भाई यहाँ पे अनुपस्थिति की तो बात ही नहीं है ना, हमें ऑक्सीजन चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर ए।
चलो नेक्स्ट, हमारे हृदय में कितने कोश? बहुत सिंपल, 4 कोश। कैसे? 2 अलिंद और 2 निलय हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? भाई बहुत अच्छे से पता है, धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है, शिरा पतली होती है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उपस्थिति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या क्वेश्चन आपका आएगा उपापचयी वजर्य। इसका मतलब होता है बेटा बेकार पदार्थ। ठीक है, आप सोचो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कौन सी है? बिल्कुल उत्सर्जन की क्रिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है भाई, यहाँ पे जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनके परिवहन को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। कि भाई एक पदार्थ का दूसरी जगह पर चले जाना। आगे, मानव में वृक्क कितने होते हैं? बताओ जल्दी से। बिल्कुल 2 वृक्क होते हैं बेटा। ठीक है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। तो आंसर बी वाला हो गया। नेक्स्ट, यूरिया यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? तो बिल्कुल जितने भी नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे? बिल्कुल बेटा वृक्क में। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव में एक दिन में उत्सर्जित यूरिन का आयतन लीटर में कितना होता है? तो 1 से 2। आंसर ए। नेक्स्ट, मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं? अब मैंने यह बता रखे, याद करने की ट्रिक। ज से जाइलम, ठीक है, और ज से जल। सिंपल, तो जाइलम जल को लेकर जाएगा और साथ ही साथ जितने भी जो खनिज होते हैं उन सबको। तो आंसर ए। और जाइलम और फ्लोएम याद रखिएगा संवहन ऊतक होते हैं पौधे में। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? बिल्कुल फ से फ्लोएम, एफ से फूड यानी कि भोजन। तो फ्लोएम क्या कर रहा है? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कर रहा है। सी आंसर। नेक्स्ट, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। भाई कितनी पाई जाती हैं? तो देखो रंध्रों में द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती हैं बेटा वो पाई जाती हैं 2। आंसर डी। नेक्स्ट, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में? भाई सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स या वसा? तो बच्चा वो करता है सुक्रोज के रूप में, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन जो होता है बेटा वो होता है कहाँ पर? बिल्कुल कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस ही तो है। घुमा दिया देखो क्वेश्चन को, तो लेकिन हमें घूमना नहीं है। आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जितने ये आपका जो क्वेश्चन है ये नियंत्रण एवं समन्वय का है, जो कि राजस्थान बोर्ड में आ रहा है, यूपी बोर्ड में ये चैप्टर नहीं आ रहा है। तो कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन तो भाई दोनों में मिलता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी दोनों में मिलता है। साइटोकाइनिन जो होता है ये हमारा क्या होता है भाई? पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, पादपों में फलों को पकाने का काम करता है कौन करता है? बिल्कुल इथाइलिन, जिसको एथिलीन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई एक फल बेचने वाला, उसके फल नहीं पक रहे हैं तो वो किस हार्मोन का यूज करेगा? बिल्कुल इथाइलिन का। ठीक है, चलो और एक चीज याद रखना, अगर इथाइलिन का ज्यादा यूज करते हैं तो जितने भी जो नर पुष्प होते हैं वो मादा पुष्प में बदलने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होती है भाई? मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोधन? भाई वृद्धि को रोकने में कौन हेल्प कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखो जिब्रेलिन करेगा क्या? नो। ठीक है, ऑक्सिन नो। यहाँ पे साइटोकाइनिन नहीं बेटा, वो करता है एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्रोह के अग्रभाग? प्रोह क्या होता है? जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी कि तना। तो इस तने के सिरे पर कौन मिलता है? और लंबाई में वृद्धि में भी सहायक है कोशिकाओं की। बिल्कुल, वो है हमारा ऑक्सिन। आंसर बी। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो बच्चा वो होता है हमारा साइटोकाइनिन। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है? कहाँ बनता है भाई? प्रोह के अग्रभाग में। याद करो ये तना आगे वाला हिस्सा, इसमें अग्रभाग में। तो आंसर बी हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट, अच्छा, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का? भाई ये केमिकल होता है जिसकी तरफ वो नली आकर्षित होती है। तो भाई रसायनुवर्तन। आंसर सी।
नेक्स्ट, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के बीज रहित फल हम प्राप्त कर सकते हैं? तो भाई वो है जिब्रेलिन, आंसर बी। इन सभी के जितने भी पादप हार्मोन है, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे याद रखेंगे कि भाई इन सभी के जितने भी पादप हार्मोन उनके मेन फंक्शन क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। एथिलीन के प्रयोग से अभी बताया पौधों में वृद्धि होती है किसकी? मादा पुष्पों की। जितने भी नर होते हैं वो मादा में बदलने शुरू हो जाते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो भाई वो तंत्रिका तंत्र भी करेगा और हार्मोन भी, यानी कि दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, है ना। चलो, रीढ़ की हड्डी भाई रक्षा करती है, किसकी रक्षा करती है बेटा? मेरु रज्जु की रक्षा कर रही है, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक किसके एक संगठित जाल से बना होता है? क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से। तो बिल्कुल भाई न्यूरॉन हमारे पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक से होती है? बाग में टहलना, अचानक से कूद के पहुंच गए क्या? नो, गलत। परीक्षा के लिए पढ़ना, भाई बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं, अचानक से थोड़ी होता है। बिल्कुल, जब हम खाने को देखते हैं, हमारा टेस्टी फूड हमारे सामने है, मुंह में पानी आ जाता है ना, तो कंट्रोल थोड़ी होता है, हम जानबूझ के थोड़ी लेके आगे मुंह में पानी चीज को देख के यार। तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या? तो बेटा उसको बोला जाता है सिनैप्स। ठीक है, आंसर आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन होता है? तो भाई वो होता है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, आंसर सी, जो सभी काम करता है। सोचने का कार्य कौन कर रहा है? अग्र मस्तिष्क करता है। हम ऐसे ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारा अग्र मस्तिष्क काम करता है सोचने पे। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित? बिल्कुल अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम भी हम लोग कह देते हैं, आंसर सी। नेक्स्ट, रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं? टेस्ट का पता कहां से लगेगा? आपका जीभ से। तो बस सिंपल, ठीक है, क्लियर है। चलो, रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित है? जीभ पे हो गया। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, आ जाओ आगे। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो याद रखना प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम जो होता है ये सबसे ज्यादा विकसित होता है। आगे, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? अथवा यदि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पे हम क्या बोले, कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो भाई मेरु रज्जु, क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को कराने में मदद करता है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि कौन है? तो बिल्कुल भाई पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथि बही और अंतःस्रावी दोनों है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि? थायराइड नहीं, पिट्यूटरी नहीं, एड्रिनल नहीं, बिल्कुल अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अव2 या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो भाई वो जो जरूरत होती है वो होती है किसकी? आयोडीन की, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेटा गॉइटर यानी कि घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? बिल्कुल पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, चलिए, मनुष्य के अग्नाशय से यानी कि अग्नाशय में निर्मित होता है कौन? तो भाई वो होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह, शुगर, डायबिटीज। चलिए, डीएनए का विस्तृत नाम, ये चैप्टर यूपी बोर्ड में आ रहा है बट राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर नहीं आ रहा। तो डीएनए का विस्तृत नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृतियां बनती हैं? 2 बनती हैं। ठीक है, जिसमें से एक बच्चे में जाती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी प्रजाति की समष्टि का संबंध किससे होता है? भाई जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी? जनन, आंसर सी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर जननांग क्या हो जाएगा? बिल्कुल पुमंग, जयांग तो मादा भाग है, दलपुंज सहायक अंग के रूप में काम कर, अंडाशय भी मादा भाग।
ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विविखंडन द्वारा जनन कौन कर रहा है भाई? अमीबा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आंसर ए। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा, भाई मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कौन कर रहा है? ऑप्शन देखें तो भाई हमें आंसर पता है, हाइड्रा। हाइड्रा और यीस्ट दोनों के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पुनरुद्भवन पूछ रहे हैं किस में होता है? अब यहाँ पे हाइड्रा प्लेनेरिया होता तो दोनों में, लेकिन प्लेनेरियम में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता मिलती है। अब यहाँ पे अगर हाइड्रा नहीं होता तो हम किस पे टिक करते हैं भाई अपना? हम करते हैं यहाँ पे सिर्फ प्लेनेरिया पे। अब जब हमें ऑप्शन में मिला हुआ है ए और बी दोनों, तो हम किस पे टिक करेंगे? सी पे, क्योंकि पुनरुद्भवन तो दोनों में ही हो रहा है ना। अगर वो पूछे सबसे ज्यादा किस में है तो हम प्लेनेरिया पे करते, अगर हाइड्रा नहीं होता तो हम प्लेनेरिया पे करते। चलो, अब है दो अलग अलग पौधे हैं, उनको एक समान पौधे में बदलना, कौन सी विधि? रोपण की विधि बेटा, ठीक है, आंसर डी। चलो नेक्स्ट, पपीता, तरबूज आदि हैं कैसे? एक लिंगी, उभयलिंगी, बहुलिंगी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई वो होते हैं हमारे एक लिंगी। एक लिंगी कौन होते हैं? या तो वहां पे नर है या वहां पे मादा है। गुड़हल, सरसों, तो बेटा ये होते हैं उभयलिंगी, क्योंकि नर और मादा जब एक ही फूल में होते हैं तो क्या होते हैं भाई? वो होते हैं उभयलिंगी। इनको द्विलिंगी भी बोला जाता है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बेटा जो अंडाशय होता है ना, जैसे निषेचन हो जाता है तो ये फल में बदल जाता है। क्लियर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को, यानी कि किसके बारे में पूछ रहे हैं? इस वाले पार्ट के बारे में। और ये पार्ट कौन सा है? बिल्कुल हमारा वर्तिका वाला पार्ट, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, बिल्कुल कौन सी क्रिया है बेटा? परागण की क्रिया होती है। परागण क्या है? पराग कण का मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना। नेक्स्ट, नर का जननांग क्या है? तो भाई वो होता है वृषण, क्योंकि अंडाशय मादा का होता है। आगे आ जाओ, कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? मेल हार्मोन, यानी कि नर हार्मोन। आगे, कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौवनावस्था, लड़कियों की बात करें, कौन हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंडाशय से अंडा उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्या होती है? अंडोत्सर्ग, यानी कि ओव्यूलेशन। ठीक, नेक्स्ट, नर में जो वृषण होते हैं क्यों दरगुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं? क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है, आंसर बी। सुरक्षा कारणों से उचित मात्रा में शुक्राणुओं के स्थानांतरण योनि में करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, सब गलत है, तीनों ऑप्शन। प्लेसेंटा कहाँ होता है भाई? प्लेसेंटा क्या है? जिसके जरिए शिशु माता से गर्भाशय में जुड़ा होता है भाई, सिंपल गर्भाशय। ठीक, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधी रोग है? तो बेटा एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, ये जो है भाई ये तीनों ही हैं। क्लियर है? क्या है? ये तीनों ही हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए, निषेचन क्रिया कहाँ होती है? मादा के फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम हिंदी में अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। कॉपर डी कौन से भाग में रखी जाती है? बिल्कुल गर्भाशय में रखी जाती है भैया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, एड्स नामक रोग किससे होता है बेटा? विषाणु से। कौन से? HIV, ठीक है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो भाई क्या होता है? वायरस से होता है, तो सी आंसर। परिवार नियोजन की स्थायी विधि बेटा क्या हो जाती है? यहाँ पे दिया हुआ है गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध, वेसेक्टोमी एंड गर्भपात, यानी कि भाई आंसर क्या है? वेसेक्टोमी। तो ये क्या होती है? वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी जो होती हैं, ये जो होती हैं परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है। आगे, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता, ये भाई ये यूपी एंड राजस्थान दोनों में आ रहा है, तो आनुवांशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किए थे वो है कौन सा? बिल्कुल मटर, और मटर का बोटेनिकल नेम पाइसम सटाइवम, आंसर सी। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था? देखे तो यहाँ पे फिनोटाइप पूछा, और फिनोटाइप अनुपात क्या है? 3:1, ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट, F2 पीढ़ी में 3:1 तो प्राप्त हुआ था, लेकिन किस क्रॉस में? याद करो, मेंडल का पहला और दूसरा नियम किस पे आधारित है? एक संकर क्रॉस पर आधारित है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर चलो, तो भाई नेक्स्ट आया था पृथक्करण का नियम किसने दिया?
बिल्कुल, ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आंसर सी। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को ही तो कहा जाता है। आंसर सी हो गया। पुष्प में लाल रंग अगर प्रभावित तो उसके अपोजिट क्या जाएगा? भाई पुष्प है तो पुष्प जाएगा, रंग है तो रंग, यानी कि सफेद पुष्प। ओके, आंसर सी। नेक्स्ट, मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है, यानी कि जो हावी होगा? देखो, झुर्रीदार फूल का सफेद रंग, बोने पौधे अप्रभावी लक्षण है, सी वाला जो है गोल बीज ये हमारा प्रभावी है। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति में F1 पीढ़ी में कैसे थे बेटा? देखो जरा एक बार, समान लंबे छोटे बीज की ऊंचाई वाले, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल समान लंबे। ठीक है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बिल्कुल आनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होता है? 9:, और इसका फिनोटाइप ही आपके कोर्स में है, जीनोटाइप आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, वो बड़ी क्लास में आता है और ना ही वो पूछेंगे। कहाँ दिख गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट, पुरुषों में कौन से गुणसूत्र मिलते हैं? देखो भाई, 22 जोड़ी तो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन 23वां अलग होता है, तो पुरुष में कौन सा मिलता है? XY। बिल्कुल, आंसर डी। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र? तो भाई 23 जोड़ी, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट, किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं बेटा क्या? तो बिल्कुल वो कहलाए जाते हैं ऑटोजोम्स, या इनको हम बोल देते हैं दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, आगे, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, कैसी? तो भाई वहां पे जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं वो दिखाई देती है कैसी? भाई अधिक दिखाई देंगी। कम किस में दिखाई देती है? आपकी अलैंगिक जनन में, क्योंकि यहाँ पे 2 जीव हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जीन शब्द पहली बार किसने, यानी कि भाई इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। आंसर होता है बी वाला। नेक्स्ट, आ जाए आगे, गुणसूत्र बनते हैं किससे? तो बेटा ये डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटीन खाली, डीएनए नहीं भाई, ए और बी दोनों से। आंसर डी, यानी कि प्रोटीन प्लस डीएनए। चलो नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या तो बेटा कौन सा होता है? 23वां जोड़ा। और एक जोड़े में कितने होते हैं बताओ? बिल्कुल 2। आंसर ए। नेक्स्ट, जीन किसका छोटा सा खंड होता है? तो बेटा वो डीएनए का। ये हमारा डीएनए, इसका छोटा सा पार्ट हमारा जीन कहलाया जाता है। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? तो बेटा जब मादा के एक्स से नर का एक्स मिलता है तब लड़की होती है, यानी कि एक्स वाला, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब कोई लड़का है तो भाई जब XY वाली कंडीशन, यानी कि मदर से तो X ही मिलता है, पिता से अगर Y मिल जाता है, XY वाली कंडीशन हो जाती है, तो भाई वहां पर लड़का होता है। क्लियर है? चलो आगे आओ। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना, तो भाई डार्विन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा किसका था? डार्विन का। विलुप्त स्पीशीज के अस्तित्व के बारे में, भाई कोई गायब हो चुके कैसे जानेंगे? जीवाश्म से। तो हम करोड़ों साल तक भाई जो पहले हुआ करते थे उनके जीवाश्म में तो भी पता लगा सकते हैं भाई ये कैसा था, कितना बड़ा था, सब चीज। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय किसकी उपस्थिति वायुमंडल में नहीं थी? बिल्कुल, ऑक्सीजन उस टाइम वायुमंडल में नहीं थी। ए आंसर। नेक्स्ट, चमगादड़ पक्षी के अंग किसके हैं? तो बेटा ये दोनों है समरूप, क्योंकि कार्य में तो समान है लेकिन उत्पत्ति और संरचना इनकी अलग थी। आगे, चाहे लड़का हो या लड़की, माँ से कौन सा मिलता है? बड़े आसान है यार, एक्स ही तो मिलेगा। UZ तो कोई क्रोमोसोम ही नहीं है ना। चलो, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं कौन से? भाई वो अक्रिय होते हैं। अजैव निम्नीकरण की बात कर रहे हैं तो वो अक्रिय हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव घटक नहीं है? तो बेटा वो है बगीचा। क्यों? क्योंकि बगीचे में क्या होते हैं आपके? पौधे, और पौधे किस में आते हैं? सजीव में। ठीक है, चलो, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं क्या? बिल्कुल उत्पादक, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद से बना रहे हैं, इसलिए क्या होते हैं भाई? भोजन का उत्पादक होते हैं, उत्पाद करते हैं। स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? तो भाई स्वपोषी जो आते हैं कौन होते हैं? उत्पादक, और वो हमेशा प्रथम पद पर होते हैं, ए वाला।
ठीक। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह कौन प्रदर्शित करता है? तो भाई वो करता है आहार श्रृंखला। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पोषी स्तर में प्रथम पद आता है, बिल्कुल भाई पादप उत्पादक हमारे, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर रखे जाते हैं? तो भाई शाकाहारी, पौधों के ऊपर शाकाहारी आते हैं। पौधों को कौन खाता है? शाकाहारी। शाकाहारी सिर्फ सब्जियां खाते हैं। तो बेटा उत्पादक पहले पे थे तो शाकाहारी दूसरे नंबर पर। सिंपल आंसर भी हमारा द्वितीय, यानी कि आंसर बी। चलो, किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो बेटा वो होता है ओनली 1%, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलते हैं? 10%, ठीक है। चलो आंसर डी। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आहार श्रृंखला के जाल को आहार जाल यानी कि खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? तो भाई वो बनती हैं त्वचा कैंसर का। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ओजोन संरक्षण दिवस तो भाई आपका वो मनाया जाता है 16 सितंबर। आगे आ जाइए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी परत के ह्रास के कारण है? तो भाई वो है हमारे O3 यानी कि ओजोन, ठीक है, बाकी यहाँ पे गलत। आंसर ऑप्शन नंबर सी। टिम्बर का दूसरा नाम क्या होता है? तो टिम्बर का दूसरा नाम जो है भाई वो है इमारती लकड़ी। आंसर बी। चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो होता बेटा वो रेनी नामक गांव से शुरू हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन जो है भाई किससे संबंधित है? तो भाई वृक्षों से, है ना, वृक्षों को बचाने के लिए था। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने आर का प्रयोग करना चाहिए बेटा? वो है 3 आर। कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, जो भाई गंगा थी हमारी, तो गंगा सफाई योजना की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल 1985। आंसर ऑप्शन नंबर सी। शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है कैसी बेटा? शाम के समय सोचो कि भाई सूर्य तो गया, अब शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाएगी? कम हो जाती है। दिन में सूर्य होता तो तेजी से होती है। लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होती है? क्योंकि भाई वहां पे क्या होती है भाई, वहां पर जो होती है लसिका में आरबीसी का अभाव होता है। WBC तो होती है, अधिक आरबीसी भाई नहीं, ये सब गलत है। आंसर ए कि आरबीसी नहीं मिलती हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, ठीक है। किसको चेक करते हैं? हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर को। स्टेथोस्कोप से हम हृदय की धड़कन को सुनते हैं, तो रुधिर दाब, ठीक है, आंसर ए। चलो, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक बिल्कुल हमारे डार्विन, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट, लैमार्क का मुख्य आधार है क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ओके, तो भाई ये क्या है यहाँ पे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट पर आओ, जीन में अचानक परिवर्तन को कहते हैं क्या? तो भाई उसको कहा जाता है उत्परिवर्तन। क्लियर? नेक्स्ट, जीवों में विभिन्नताएं होती हैं कब, कैसे उत्पन्न होती हैं? लैंगिक जनन के द्वारा, क्योंकि 2 जीव होते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से आनुवांशिक पदार्थ है कौन? तो बेटा वो होता है हमारा DNA, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? ये हमारा अमीबा होता है, ठीक है। इसमें 2 संरचना पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कूटपाद, जिनकी मदद से ये क्या करता है? भोजन को पकड़ लेता है। चलो, जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है अवशेषी अंग, कि भाई कोई कार्य नहीं है, ठीक है, और जिनका भाई कोई कार्य नहीं होता वो अवशेषी अंग। चलो नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है कहां पर? बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समूह भोजन श्रृंखला बनाते हैं? तो घास, गेहूं नो, घास मछली बकरी नहीं, बिल्कुल घास बकरी और मानव। आंसर ऑप्शन नंबर सी।
तो भाई ये थे आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब स्टार्ट करते हैं कौन से अति लघु हैं एंड लघु प्रश्न है। तो मैं आपको सारे लिस्ट देने वाली हूँ क्वेश्चन की। सबसे पहले आता है निषेचन किसे कहते हैं। तो भाई ये क्या होता है, नर और जो मादा होते हैं उनके जो युग्मक होते हैं उनका मिलना। तो नर और मादा युग्मक का स्थल या निषेचन। नेक्स्ट, युग्मनज द्विगुणित होता है या बहुगुणित। तो भाई आपका यहाँ पे आप अगुणित लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा युग्मनज जो होता है वो 2n होता है, यानी कि द्विगुणित, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन को परिभाषित करना है। तो आप क्या लिख कर आएंगे कि भाई वो जनन जहां पे दो जीवों की क्या होती है, उपस्थिति होती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम अभी बताया है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बड़ा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूं, वो भी बहुत कम समय में। स्वपोषी और परपोषण में अंतर। स्वपोषी क्या करते हैं बेटा, अपना खाना खुद से बनाते हैं, जबकि परपोषण क्या कर रहे हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। अब अंतर पूछा है तो एग्जाम्पल भी लिख कर आएंगे। स्वपोषी में आप हरे पेड़ पौधे लिखेंगे, परपोषण के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी क्या होते हैं भाई, इसमें एक जीव दूसरे जीव पर तो डिपेंड होता है लेकिन उसको जान से नहीं मारता। लेकिन मृतोपजीवी जिसका एग्जाम्पल है जीवाणु, कवक, ये क्या करते हैं भाई, जितने भी मरे सड़े गले होते हैं इन सब से क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, ठीक। परजीवी का अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, जैसे यहां पर आपका जोंक हो गया, ठीक है, अमरबेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसकी परिभाषा लिखनी है आपको, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जाएगी आवश्यक घटक, कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए आप बताओगे, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 प्लस जल। फिर आपकी यहाँ पे जो हेडिंग जाएगी वो जाएगी क्रियाविधि की। क्रियाविधि के बाद आपकी जाएगी बेटा यहाँ पर किसकी, रासायनिक जो इसकी समीकरण होती है, और लास्ट में आप बनाएंगे इसका चित्र। और हेडिंग को याद रखिएगा बेटा, अंडरलाइन जरूर करके आना है, ठीक है। इक्वेशन देख लो, समीकरण कौन सी है, तो भाई 6CO2 प्लस 12H2O, जो ये क्रिया हो रही है किसमें हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। और हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, ओके चलो। और क्या बन जाता है, C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा, 6H2O प्लस आपका 6O2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है ऑक्सीजन। ये समीकरण आपको लिख कर आनी है। अब आगे आ जाइए, ये डायग्राम जाएगा आपका यहाँ पर, डायग्राम को प्लीज अच्छा सा बनाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है स्टोमेटा वाला। तो रंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये दो काम करते हैं, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब कैसे खुलते हैं ये आपको बताने की, अंदर की मोटी वाली भित्ति बाहर की पतली भित्ति पर दबाव डालती है तो रंध्र खुल जाते हैं। और ये डायग्राम यहाँ पर आपका जाएगा, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण श्वसन में। भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये तो वो क्रिया जिसके जरिए पौधे अपना खाना बनाते हैं, जबकि श्वसन में क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं वो अपना भाई भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की जरूरत होती है, CO2 को, और आपकी श्वसन में तो O2 गैस हमें चाहिए होती है ना। यहाँ पे भोजन बनता है, यहाँ पे बनता थोड़ी ना है, उससे ऊर्जा निर्मुक्त की जाती है। नेक्स्ट अंदर क्या लिख सकते हो कि भाई वो कहाँ होती है, पौधों में, ये सभी सजीवों में होती है, क्लियर। इस तरीके से अंतर लिखने हैं। अमाशय में अम्ल की भूमिका, तो अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या करता है, भोजन को अम्लीय प्रकृति तो देता ही देता है, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं हानि पहुंचाते हैं उनको मारता है। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन पथ। तो भाई भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना हमारा श्वसन कहलाया जाता है। एंड गाइज ये श्वसन पथ है। सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलता है, ये क्रिया ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। होती कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब श्वसन दो तरीके से है, एरोबिक, ठीक है, यानी कि वायवीय, और एनारोबिक यानी कि अवायवीय। यहाँ पे बात करें यीस्ट और मसल्स में होता है, यानी कि कवक में, तो यहाँ पे इथेनॉल प्लस CO2 बनता है और ATP के रूप में ऊर्जा बाहर, जबकि मसल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ATP के रूप में ऊर्जा यहाँ भी बाहर। यहाँ पर अवायवीय श्वसन के दौरान बनते हैं आपके 2 ATP के मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर वायवीय में बनते हैं 38।
तो अधिक ऊर्जा का निर्माण कहाँ हुआ? आपका एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन में, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और बनता क्या यहाँ पे? CO2 प्लस जल यानी कि वाटर, और ऊर्जा बाहर निकल रही है। आगे आ जाइए, धमनी और शिरा में अंतर। तो भाई धमनियां क्या होती हैं? हृदय में, यानी कि भाई क्या करती हैं? हृदय से, जो हृदय होता है वहां से रक्त जो होता है उसमें अंगों की ओर ले जाती हैं, शिरा वहां से लेकर आती हैं। धमनी में ऑक्सीकृत रक्त होता है इसलिए वो लाल दिखती है, जबकि शिरा नीली दिखती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध बहता है। धमनी जो होती है उनकी भित्ति मोटी और लचीली है, शिरा पतली होती है। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको 5 अंतर इजी लगते हैं आप उनको लिख लो, लेकिन याद रखना लास्ट वाला अंतर इंपॉर्टेंट है कि पल्मोनरी धमनी, जिसको हम फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं, उस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में कैसा? अशुद्ध रक्त, यानी कि भाई देखो, बाकी अगर सिर्फ एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध बहेगा। और वो कौन सी धमनी है? पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस। और सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन आपका पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें कैसा? शुद्ध रक्त बहेगा। नेक्स्ट आता है रुधिर और लसिका में अंतर। सारा लिख सकते हो कि भाई रुधिर रंगीन है तो वो रंगीन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बेटा आपका फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट? कि रुधिर में आरबीसी होती है, और आरबीसी में क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो लाल है ना। लसिका में तो हीमोग्लोबिन थोड़ी ना है, आरबीसी नहीं है वहां पे। तो रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, जबकि लसिका में उसकी ज्यादा होती है। ध्यान से पॉइंट देखिए। नेक्स्ट, रुधिर और क्या होता है भाई? फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ये थक्का आसानी से बना सकते हैं, जबकि लसिका में कम होते, लेकिन फिर भी हाँ थक्का बना सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा ब्लड में ज्यादा होती है, लसिका में कम होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जो अचानक से होती है, और मेरुरज्जु मदद करते हैं क्रियाओं को बनाने में। और आपका जाएगा यहाँ पर ये वाला डायग्राम, ये है राजस्थान बोर्ड के लिए। ठीक है, चलो नेफ्रॉन की संरचना, भाई यहाँ पे ये डायग्राम जाता है, और नेफ्रॉन जो होते हैं वो होते हैं हमारी वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। यहाँ से ब्लड आता है भाई, इसमें यहाँ से आगे की ओर जाएगा, ये हमारा अवरोही भुजा, ये जो गोल नीचे जा रहा है ये हेनले लूप, उधर वाली आरोही, और लास्ट में जाके मिल जाती है संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका में अन्य बहुत सारी नलियां आकर मिलती हैं, और लास्ट में ये यूरेटर से जुड़ जाती है। बस ये डायग्राम बनाकर आना है। लैंगिक अलैंगिक में बिल्कुल लिख सकते हो कि भाई लैंगिक में 2 जीव चाहिए, अलैंगिक में 1। लैंगिक में निषेचन होता है, अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है। ठीक है, वहां युग्मनज बन रहा है, वहां नहीं बन रहा है। लैंगिक में माता पिता दोनों के गुण है, अलैंगिक में सिर्फ एक के गुण है। लैंगिक जो होता है वहां पे विभिन्नता अधिक आती है, अलैंगिक में कम। हो गए, है ना बच्चा? चलो नेक्स्ट फटाफट से आ जाइए। नेक्स्ट द्विखंडन बहुविखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि भाई एक जीव है और इससे 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे अमीबा। जबकि बहुविखंडन में एक से बहुत सारी नई संततियों का क्या होता है? निर्माण होता है। सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हो, द्विखंडन जैसे अमीबा, बहुविखंडन जैसे प्लाज्मोडियम। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम क्या करता है बेटा? जल का संवहन, जबकि फ्लोएम क्या कर रहा है? भोजन का संवहन। ठीक है, जाइलम एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम द्विदिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई इंपॉर्टेंट? वाष्पोत्सर्जन और महत्व। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल का वाष्प के रूप में निकलना, यानी उत्सर्जन होना। महत्व क्या है भाई? पौधे का ताप नियत रहता है, और साथ ही साथ जितना भी फालतू पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर, वो बाहर निकल जाता है, यानी अतिरिक्त जल के निष्कासन में। स्वपरागण परपरागण में क्या अंतर है? स्वपरागण हमारा द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जबकि परपरागण एक लिंगी पुष्पों में होता है ना। स्वपरागण में हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, जबकि परपरागण में माध्यम चाहिए। सिंपल। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो भाई सारा खेल होता है गुणसूत्र का। तो आपका जो 22 जोड़े होते हैं वो तो सेम होते हैं। नर में जो 23वां होता है वो XY, मादा में XX। इस तरीके से पूरा चार्ट बना रहे हैं। अगर इस तरीके से बनाकर आ जाओगे तो नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कटेगा। जब नर का X मादा के X से मिल जाता है तो मादा भ्रूण, और Y से मिल जाए तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? नर भ्रूण। क्लियर? मेंडल ने भाई जो मेंडल थे उन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना और सफलता के क्या कारण थे? अगर गाइस दोनों का आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, तो आपको एक ही आंसर लिखना, और आंसर है आपके पीछे। क्यों चुना था भाई? विपरीत यानी कि भाई विपरीत, विप्रियासी लक्षण यानी कि लंबा बोना, एक अगर लंबा था तो बोना यानी कि अपोजिट लक्षण भी था। जीवन काल छोटा होता है तो भाई ज्यादा यानी कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, रिजल्ट जल्दी आएगा तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। नॉर्मली स्वपरागण होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके से परपरागण भी करा सकते हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज भी बनाता है। लक्षण कौन कौन से हैं? बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग,
पुष्प की स्थिति और तने की ऊंचाई। लेकिन ये एग्जाम में लिखकर मत आना इन 7 लक्षणों को, ठीक है। चलिए, जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या अंतर है भाई? जीनोटाइप जो होता है ये जीनी संरचना का अध्ययन है। फिनोटाइप क्या होता है? बाहरी लक्षण जो होते हैं उनको देखना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी। प्रभावी क्या होते हैं? जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, जबकि अप्रभावी अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। आ जाइए, समजात समरूप अंग। समजात कौन होते हैं भाई? ये कार्य में अलग है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना में क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। किसमें भाई? उत्पत्ति और संरचना में समान है। जबकि समरूप जो होते हैं भाई ये कार्य में समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति और संरचना में अलग होते हैं, ठीक है। समजात क्या हो गए? जो उत्पत्ति और संरचना में समान, कार्य में अलग। समरूप जो हो जाते हैं कार्य में समान हो जाते हैं, उत्पत्ति और संरचना में अलग होते हैं। नेक्स्ट, 10% का नियम एग्जाम्पल द्वारा बताना है। तो ध्यान से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भाई घास है यानी कि उत्पादक है। घास को ना लेके आप उत्पादक ही ले लीजिए, सारे पादप आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 10% का नियम क्या कहते हैं कि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो क्या होता है? 10% ऊर्जा घटती जाती है। अगर यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो भाई आपके भाई जो शाकाहारी जो जीव है वहां पे कितनी बचेगी? आपकी 1000, उसके आगे 100, फिर 10। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? इस तरीके से चौथे स्तर तक जा जाते हैं, सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कचरा क्या है? निपटान कैसे है? तो भाई आप यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हो कि कचरा क्या है भाई? अपशिष्ट पदार्थ, सारा कचरा ही तो होता है, बेकार पदार्थ। निपटाना कैसे कर सकते हैं भाई? बहुत सारी विधियां अपना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाता है? खाद। आपका जो आहार श्रृंखला होता है वो क्या होता है? तो आहार श्रृंखला क्या होती है कि भाई जिसमें जीव एक दूसरे को खाकर क्या करते हैं? पूरी चेन बना देते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे घास को किसने खाया भाई? घास को कोई भी भाई आके शाकाहारी जीव खा सकता है, उस शाकाहारी को किसी मांसाहारी ने खा लिया, सिंपल है ना। नेक्स्ट, वन संपदा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो आप यहाँ पे कोई भी 2 तरीके लिख सकते हो जिससे हम अपने वनों को बचा सकते हैं, कि कटाई को रोकना वनों की, साथ ही साथ उनमें यानी कि वन जो है वहां पे आग ना लगाना। आगे 3 R कौन से होते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो बेटा यहाँ पे होता है आपका कौन सा भाई? रिड्यूस, आपका रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है, ठीक है। तो बस तीनों आर से, यानी कि भाई उन चीजों को आप कम यूज करो जो नुकसान पहुंचा रही हैं, चीजों को बार बार उपयोग में लाओ जो आ सकते हैं। रिसाइकल, पुनर्चक्रण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र का चित्र बनाए। सिंपल बनाना है। ये आपका क्या होता है? ये वाला तारे जैसा पार्ट, ये हमारा क्या होता है भाई? साइटोन, ठीक है। ये हमारा यहाँ से क्या निकल रही है? ध्रुमिका यानी डेंड्राइट। अंदर केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य है। एक लंबा सा प्रवर्ध निकला है जिसको हम तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन कह देते हैं, और वो तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। सबसे पहले सूचना आती है इस साइटोन के पास, या सॉरी किसके पास? इन डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स के पास। ये बाद में साइटोन को दे देते हैं। साइटोन क्या करता है? वहां पे उनको विद्युत आवेग में बदल देता है, और वो यहाँ से होती हुई सीधा ब्रेन पे, एक्सोन से होती हुई फिर ब्रेन सोचने का काम करेगा। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, 6 के 6 भाग लिखकर आने हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है, पूरा बताना है कैसे खाना खाया है, चबाया, निगलने में कैसे मदद करा, किसने भोजन को आमाशय में पहुंचाया, जठर ग्रंथि, जठर रस, सारी चीजें, फिर आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे के सारे आप भाग को लिख कर आओगे लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका आता है मानव हृदय की आंतरिक संरचना। चित्र इसका ये बनाना है, पूरा बताना है हृदय क्या होता है, हृदय के भाग और हृदय की कार्यविधि प्लस संरचना पूरा बताना है। ब्लड कैसे, कौन लेकर आ रहा है, कौन सी धमनी लेकर आ रही है, हमारा जो हृदय है उसके कौन से भाग में लेकर आ रही है, कौन शुद्ध कर रहा है, फिर कौन पहुंचा रहा है, पूरी चीज आप लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क राजस्थान बोर्ड के लिए। यहाँ पे अग्र, मध्य और पश्च आप तीनों जो भाग हैं वो लिख कर आएंगे। पुष्प का चित्र, ये डायग्राम आपको बनाना है। आपका बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये चारों के चारों भाग बताने हैं। लेकिन जब वो बोलेंगे आपसे कि भाई निषेचन की क्रिया बताओ कैसे होती है, तो पुष्प में निषेचन की क्रिया समझाने के लिए आपको ये डायग्राम वहां पर बनाना होगा। ये बता रहा है कि परागण आया, क्योंकि निषेचन की क्रिया से पहले परागण की क्रिया होती है, तो पराग नलिका निकलते हुए आपको दिखानी है और बताना है कैसे युग्मक मिलते हैं। अलैंगिक जनन की सारी विधियां लिखनी है आपको, विखंडन, क्लियर, मुकुलन,
खंडन, बीजाणु निर्माण, आपका यहीं पे पुनर्जनन और कायिक प्रवर्धन, ये सारी की सारी विधियां लिखनी है। मेंडल के तीनों नियम लिखने हैं। अगर लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है तो सिर्फ अगर वो साफ अगर शॉर्ट में देंगे तो आपका नियम जो उसका नाम लिख के देंगे तो भाई कि भाई प्रभाविता का नियम बताओ या ये बताओ। तीनों नियम है आपका, प्रभाविता का नियम, युग्म की शुद्धता और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैव विकास किसे कहते हैं, लैमार्कवाद की विशेषता बताओ। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि डार्विनवाद की बताओ। ये भी नहीं आया तो लैमार्क और डार्विनवाद में अंतर। कभी कभी वो जैव विकास किसे कहते हैं और पूछ लेते हैं लैमार्क और डार्विनवाद में अंतर, सिंपल सा, तो आपको लिख कर आना है। लैमार्कवाद की विशेषताएं आपके सामने हैं, अगर ये पूछते हैं, डार्विन की पूछते हैं तो आपको ये लिखनी है, ठीक, और अंतर पूछते हैं तो भाई आपको पूरे तरीके से अंतर भी क्लियर है। तो देख लीजिए एक बार, वो भी आपके सामने है कि अंतर में आप किस तरीके से लिख कर आओगे। तो ये अंतर आपके ये भी सामने, ओके, क्लियर है। वन तथा वन्य जीवन के प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य, ये भी एक ही क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन में से आप इसको लिख सकते हो, ओके, कि कैसे हम अपने वन को बचा सकते हैं, क्यों जरूरी है, ये सब लिखना है। क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, पता लगे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू गाइज।